नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज बड़ा ऐतिहासिक मौका है जब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट रविवार के दिन पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 को आज पेश किया। ये सीतारमण का लगातार 9वां बजट है। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का भी 15वां बजट है। बजट से पहले निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, जहां वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की। इससे पहले सुबह सीतारमण अपने मंत्रालय भी पहुंची, जहां बजट से जुड़ी अंतिम तैयारियों की समीक्षा हुई। उनके हाथ में इस बार भी लाल रंग का टैब देखा गया, वहीं टैब जिसमें वह पिछले कुछ वर्षों से पेपरलेस बजट पेश करती रही हैं। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं की गई। वित्त मंत्री ने भाषण में जियोपॉलिटिक्स और चुनौतियों का जिक्र किया और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया। इसमें 2.19 लाख करोड़ सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। ये रकम पिछले साल 1.80 लाख करोड़ रुपए थी। सबसे पहले जानते हैं बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं। बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की भी घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया। अभी 5% शुल्क लगता था। वहीं हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, तो वहीं हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए लगभग 12 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। इसके अलावा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। इसी के साथ बजट 2026 में तमाम बड़ी घोषणाएं की गई, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे इनकम टैक्स को लेकर हो। इसके अलावा भी रेल योजना, तमाम तरह की जो है योजनाएं बजट में चर्चा, इसको लेकर आज हम करेंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बजट विकास का रोड मैप है या आम आदमी की उम्मीदों पर यह खरा उतर पाया है या नहीं। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं चार्टेड अकाउंटेंट नवनीत गर्ग और सान्या श्रीवास्तव। आज ये दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एमके न्यूज में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सान्या जी से मैं पहला सवाल आपसे लेती हूँ कि बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस बोला गया है, तो ये बजट जो पेश किया गया है आज, कितना रिफॉर्म है और कितना एक्सप्रेस रहा ये बजट? एक्चुअली ये बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस बजट है। आप देखिए, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने कई सारे रिफॉर्म्स की घोषणा कर दी है। उन्होंने पूरे बैंकिंग सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाने के लिए बात की है। जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट चेंज कर दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2027 में भी हम एक्सपेक्ट करें शॉर्टली, और मे बी 2026। एंड देयर मेजर रिफॉर्म्स आप देखिए कि उन्होंने नए हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बनेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बजट में मेंटल हेल्थ के लिए प्रोविजन बनाया जाएगा। इंडिया को एक टूरिज्म हब बनाने के लिए, कल्चरल हब बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो हमारे देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको चैनलाइज करने के लिए उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक प्रोविजन बनाया है और उनके लिए रेगुलेशंस लाए हैं। आप हर सेक्टर, हर चीज को, जिस तरह से एक महिला हर तरफ ध्यान देती है, उस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने हर सेक्टर पे, पृथ्वी, जल, वायु, हर सेक्टर में, हर एरिया में ध्यान दिया गया। जी नवनीत जी, आपसे बात मैं इस चीज़ को लेकर करना चाहूँगी कि जब भी बजट पेश होता है आम आदमी का फोकस इस चीज़ पर रहता है कि इनकम टैक्स में क्या कुछ छूट उसको दी गई है, लेकिन इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि सरकार ने मिडिल क्लास को इस बजट में पूरी तरह से जो है नजरअंदाज कर दिया है? क्या लगता है आपको? देखिए, लास्ट ईयर इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट दी गई थी, जो 7 लाख रुपए पहले कर के दायरे में नहीं आता था, उसको बढ़ा करके 12 लाख किया गया था जी। तो ये जो इस तरीके के रिफॉर्म्स हैं, जो एक बेनिफिट देने वाली बात है, ये सरकार जो है ये काफ़ी सालों में एक बार करती है। अगर पिछले साल में ही इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है तो आप इस बार उम्मीद नहीं कर सकते थे सरकार से कि 12 लाख से बढ़ा करके उसको 15 लाख या 20 लाख किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बात तो हमें माननी चाहिए कि जो 12 लाख रुपए तक की लिमिट है उसको एज इट इज़ रखा गया है, और वो उसका कारण ये है कि पिछले साल ही उसमें इतनी बड़ी राहत दी गई थी तो उसको कंटिन्यू किया गया है। दूसरी बात, किसी भी बजट को देखने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है कि मुझे क्या मिला। मुझे क्या मिला से मतलब ये होता है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि भाई मेरा टैक्स जो है करीब 1 लाख रुपए कम हो गया, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास रहेगी। बट ये बजट को अगर हम देखें तो इसको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में बनाया गया बजट हम इसको कह सकते हैं, जहां पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभी तक के बजट का आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें किया गया, करीब 12.2 लाख करोड़ रुपए का। तो 12.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का मतलब ये है कि देश की सरकार जो है देश का पैसा इकोनॉमी में पंप करने जा रही है। इससे रोजगार बढ़ेंगे, इससे सीमेंट सेक्टर, इसमें लोहा सेक्टर, इसमें लेबर, इसमें जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। वाटरवेज एक ऐसा अनकन्वेंशनल जो किसी पुराने प्राचीन जमाने में जल मार्ग से हमारे माल का आवागमन होता था, उसको रिवाइव किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन्स लाई जा रही हैं, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बहुत बड़ा एक खर्च, जैसे आयुर्वेदा जो हमारा एक बड़ा पुराना भारत का आयुर्वेदा में एक बड़ा होल्ड रहा है, जिसको कुछ समय के लिए हम भूल गए थे, अब उन पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाए जाने की बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हम खर्च करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर सरकार खर्च कर रही है तो उससे अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, और जो हम अभी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दौड़ में हैं उसमें हम बहुत ही शीघ्र तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। सनी जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जब महंगाई इतनी जो है तीव्र गति से बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है महंगाई, इस तरीके से टैक्स स्लैब में कोई राहत ना देना कहीं ना कहीं आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर दबाव बढ़ाने जैसी बात नहीं लगती आपको? दबाव, देखिए, फंड्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे पास आए तो हमें अच्छा लगता है, पर आप गौर कीजिए कि अभी ही GST 2.0 रिफॉर्म्स आए जिसमें मेजर कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, प्राइस में कमी आई है, और साथ ही आप देख रहे होंगे कि जो हमारी महंगाई की दर है वो 5 to 6% है, जबकि हमारी सैलरी हाइक 8 to 10% है। तो मुझे लगता है कि वी आर ऑलरेडी इनटू अ बेटर फ्रेम देन बिफोर। आप देखिए कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठ कर आई है। तो देयर इज डेफिनेटली डेवलपमेंट हैपनिंग एवरीवेयर, और जिस तरह के रिफॉर्म्स, जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह के नई सोच AI को लेकर आई है निर्मला सीतारमण जी इस बजट में, मुझे लगता है कि नवनीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक हमारी विकास की गति को बहुत तेजी से पहिया बढ़ाने की तरफ लाया गया बजट। हम सबको इस बजट का स्वागत करना चाहिए। जी नवनीत जी, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जैसे रिवाइज रिटर्न फाइल करने का जो समय है उसको 3 महीने जो है बढ़ा दिया है, अतिरिक्त समय जो 3 महीने उसका बढ़ा दिया है, तो क्या ये सच नहीं है कि 3 महीने की मोहलत से टैक्स डिपार्टमेंट पर जो है रिटर्न का बोझ और बढ़ सकता है, और सरकार ने सुविधा सिस्टम में कंफ्यूजन नहीं बढ़ा दी है इस तरीके से देने से? नहीं, देखिए, पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका दूं कि आयकर की रिटर्न फाइल करने के लिए पहले जो एक व्यक्ति बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता था उसके लिए करीब 2 साल मिलते थे। जैसे अगर वित्तीय वर्ष 2025 में खत्म हो रहा है तो उसकी रिटर्न 27 तक फाइल की जा सकती थी, ऐसे प्रावधान आयकर में थे। वर्तमान में जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली अगर 25 में 1 साल खत्म हो रहा है तो 31 दिसंबर 2025 यानी साल खत्म होने के बाद 9 महीने के अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई रिवीजन भी करना है तो 9 महीने के अंदर आपको कर देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर 31 मार्च 25 को साल खत्म हुआ तो 31 दिसंबर 2025 के बाद वो रिटर्न रिवाइज भी नहीं की जा सकती। ये वर्तमान प्रावधान है। अब उन्होंने इस व्यवस्था को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है और ये कहा है कि अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, देखिए रिवीजन ऑफ रिटर्न हर केस में किया जाना रिक्वायर्ड भी नहीं होता है।
रिवीजन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब कोई मिस्टेक रह जाती है आपसे रिटर्न फाइल करने में। जैसे हम बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम भी रिटर्न फाइल करते हैं तो 100 रिटर्न अगर हमने फाइल की हैं तो कुछ 2, 3 या 4 रिटर्न ऐसी होती हैं जिसमें कोई गलती रह गई है तो उसको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है जी। तो वो जो आवश्यकता है वो अभी तक जो कानून के प्रावधान है वो 31 दिसंबर को जाकर के हम उसको क्लोजर हो जाता है कि उसके बाद अगर आज हमें कोई गलती समझ में आती है तो हम उसको रिवाइज नहीं कर सकते। उसको बढ़ा करके उन्होंने 3 महीने का एडिशनल समय अब प्रावधान किया है। तो 31 मार्च 2026 तक, जैसे अगर मैं वर्तमान वित्तीय वर्ष के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करूं तो 31 दिसंबर 2026 तक उस रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, जो कि एक अच्छा वेलकम मूव है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने 31 जुलाई को अपनी रिटर्न फाइल की या 31 अक्टूबर तक मैंने अपनी रिटर्न फाइल की, तो गलती की संभावना हो सकती है उसमें, और हो सकता है कि 2 महीने के अंदर अगर आप कहें कि 31 दिसंबर तक उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, तो 2 महीने में या 4 महीने में मुझे गलती का एहसास हो, इस बात की संभावना कम है। कई बार ऐसा होता है कि हमें गलती पता चलती है लेकिन हम रिटर्न को रिवाइज करने का समय निकल जाता है। तो इसलिए ये टैक्स पेयर पे विश्वास जताने वाली बात है सरकार की तरफ से, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी सानिया जी, ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, तो ये जो एक्ट लागू हो रहा है कितना कुछ आसान काम बना देगा और टैक्स डिपार्टमेंट का कितना काम जो है इससे आसान हो जाएगा? जो प्रक्रिया ये जो बजट है इसने ईज ऑफ लिविंग पे काफी एम्फसाइज किया है और ईज ऑफ कंप्लायंस पे काफी एम्फसाइज किया है। 1 अप्रैल 2026 से जो नया एक्ट आएगा इससे जरूर डिपार्टमेंट पर थोड़ा सा वजन पड़ेगा, क्योंकि एक नई जब भी कोई योजना आती है, कोई भी नए टैक्स स्लैब्स आते हैं तो उसके हिसाब से सिस्टम को अपने आप में मॉडिफाई करना होता है। जैसे हम टीदिंग टाइम बोलते हैं या थोड़ी सी टीदिंग ट्रबल भी बोलते हैं, पर ये केवल महज कुछ ही दिनों का या कुछ परसेंटेज ही आप पे लोड बढ़ेगा। और जो ईज ऑफ कंप्लायंस के बारे में जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं काफी फोकस है, तो हमें इसे जस्ट हमें इस नए एक्ट में ढलने में जितना समय लगेगा उससे ज्यादा कोई भी बर्डन मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट पे बढ़ने। जी नवनीत जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये जो नया एक्ट लागू होगा 1 अप्रैल से, कितना फायदा कितना नुकसान या जो है आम लोगों के लिए और डिपार्टमेंट के लिए भी कितना इजी रहेगा? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस कंप्लायंस पे जा रहा है। आप देखिए कि वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कंपेयर योर प्रीवियस रिटर्न्स एंड प्रेजेंट रिटर्न्स। जो हमारा इनकम को रिपोर्ट करने का जो तरीका है, जो हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न्स है, वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से एनालाइज किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली द डिपार्टमेंट इज बिकमिंग स्मार्टर, द कंट्री इज बिकमिंग स्मार्टर, एंड सो इज आवर बजट इज। सो मैं इसको एक नया और एक सुनहरा परिवर्तन मानती हूँ। जी नवनीत जी, आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, तो ये जो एक्ट लागू हो रहा है इससे सिस्टम कितना सरल बनेगा और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका काम कितना आसान या मुश्किल हो जाएगा? नवनीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही। जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। मेरा सवाल ये था कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया मुझे ये जानना है कि ये जो इससे जो लागू होने से एक्ट टैक्स डिपार्टमेंट का काम कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है? जी, निश्चित रूप से जो 1 अप्रैल 26 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है, उसकी एक सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या जो मुझे भी समझ में आ रही है कि जितने भी लोग इनकम टैक्स में काम करते हैं, चाहे वो विभाग में हो, चाहे हम जैसे टैक्स प्रोफेशनल हों, अभी जब से हमने अपना जीवन शुरू किया हमें ये वाला एक्ट पता है, इसके सेक्शंस हमें बड़े अच्छे से याद हैं। और क्योंकि अब नया एक्ट आने वाला है, तो विभाग के लोग हों, चाहे विभागीय अधिकारी हों, चाहे हम जैसे लोग हों, हम लोगों को सेक्शंस को नए सिरे से एक बार पढ़ना पड़ेगा, नए सिरे से याद करने पड़ेंगे। ऑल्दो काफ़ी कुछ जो कंसेप्चुअल उसमें कोई फ्रेमवर्क में छेड़छाड़ नहीं की गई है, कंसेप्चुअली जो इनकम टैक्स में पहले भी था वो अभी है। हाँ, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सुधार कर दिया गया है। तो जो लैंग्वेज में सुधार है उसका पर्पज़ ये है कि जो एक आम आदमी है वो आयकर अधिनियम को पढ़ करके उसका इंटरप्रिटेशन इजीली निकाल पाए, उसको किसी प्रोफेशनल पर निर्भर ना रहना पड़े कि किसी पर्टिकुलर प्रावधान का क्या मतलब है। लेकिन जब भी किसी कानून को नए सिरे से लिखा जाता है तो उसमें उसके इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से होते हैं। हमने जीएसटी के केस में भी यही बात देखी। तो जो भी कानून आप नए सिरे से अगर लिखेंगे, अगर एक सेंटेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है उसका मीनिंग सब लोगों को पता है, अगर उसी सेंटेंस को आपने नए तरीके से फ्रेम कर दिया तो उसका मतलब हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से निकालेगा।
और जब इसका इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस होंगे तो फिर कोर्ट के काम बढ़ जाएंगे, शायद लिटिगेशन उसमें बढ़ जाए, बार बार यही बात आएगी कि एक टैक्स पेयर उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, विभाग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा और मामले फिर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का फिर उसमें जजमेंट आएंगे, फिर वो बात होगी। तो निश्चित रूप से जो अभी नया एक्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, पुराना वाला एक 1961 का एक्ट था, करीब करीब 65 साल के बाद में, यूं कहें कि वैसे तो एक रिटायरिंग एज 60 इयर्स होती है, इनकम टैक्स की रिटायरिंग एज 64 इयर्स में वो रिटायर हो रहा है, तो एक नया एक्ट आ रहा है, नई उम्मीद के साथ आ रहा है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए इससे सभी लोगों का काम आसान भी होगा और इससे एक कंप्लायंस में थोड़ी गति मिलेगी। जी चलिए, ये तो हो गई टैक्स की बात। अगर हम थोड़े और अगर पॉइंट्स पे भी गौर करें तो जैसे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी घोषित किए गए नवनीत जी, तो फाइनेंस के नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे ये जो प्रोजेक्ट्स, और क्या इसका बोझ आखिरकार जो है टैक्स पेयर पर ही आ जाएगा? ये जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं, कितना जो लगता है कि रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के जरिए? देखिए, ये जो रेल कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, रेल कॉरिडोर से केवल आप ये मान के चलिए कि रेल कॉरिडोर नहीं है, ये इकोनॉमी को गति देने वाली एक कॉरिडोर है जी। कोई भी किसी भी देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कितना सक्षम है, कितनी तेजी से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये रेल कॉरिडोर का मतलब ये है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बड़ी तेजी से होगा, माल का आवागमन कच्चे माल से लेकर के बने हुए माल तक का एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना आसान हो जाएगा, और जैसे ही आसान होगा उससे किसी भी ट्रांजैक्शन का एक साल में हम उसको एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फाइनेंस में, दैट इज टर्नओवर रेशो, कि टर्नओवर कितना तेजी से घूम रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी एक ट्रांजैक्शन साल भर में 10 बार घूमता है या वो ट्रांजैक्शन 100 बार घूमता है, इस बात का इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन फास्ट है तो हो सकता है कि जो टर्नओवर अभी 10 बार घूम रहा है वो 50 बार घूमने लगे या 100 बार घूमने लगे। सो डेफिनेटली इससे इकोनॉमिक गति को एक बहुत संबल मिलेगा और ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये इसकी आज घोषणा की गई है, एक परिकल्पना की गई है, अब ये कब मूर्त रूप पे धरातल पे उतर पाएगा, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। सानिया जी, सवाल मैं आपसे लेती हूँ कि जो लाखों करोड़ रुपए का बजट में बात की गई है टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर जो है खर्च किए जाएंगे, तो क्या लगता है रियल एस्टेट है, एमएसएमई होगा या लोकल जॉब्स हैं, कितना फायदा उसको है इसका मिलेगा? जब और अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, इनकेस अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता है या नहीं होता तो क्या फर्क इस चीज पे पूरे पे पड़ेगा? देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए है, उसमें उन्होंने फोकस किया कि जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज्यादा है उनके लिए ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्यूज किया जाएगा। हम कई बार देखते हैं कि फ्लाईओवर्स बड़े शहरों को ही मिल पाते हैं, छोटे शहर इससे महरूम रह जाते हैं और वहाँ की फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग और द लिविंग कंडीशंस भी काफी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट होगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है इस बजट में कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम नए फ्लाईओवर्स, नए ब्रिजेस, नई बिल्डिंग्स, नए आधुनिक तकनीक की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंडिया में लेके आएंगे। छोटे शहर जो से कई बार महरूम रह रहे थे वो अब नहीं रहेंगे। तो आई थिंक इंडिया में ज्यादा वर्ल्ड क्लास सिटीज या हाई क्लास सिटीज का डेवलपमेंट है। जी नवनीत जी, अगर हम बात सभी का जी गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा और प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करेगा। इट विल रेज एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग। जो ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस दिशा में काफी अच्छा कदम है। जी नवनीत जी, बात जिससे अगर हम युवाओं और शिक्षा की कर लें तो इस पर भी जो है बजट में इसका अभी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, आयुर्वेद, बायोफार्मा हो गए और 1 लाख स्पेशलिस्ट तैयार करने का प्लान भी बजट में रखा गया है। तो युवाओं के लिए किस प्रकार फायदा पहुंचाएगा, उनके स्किल्स को डेवलप करने में, जॉब्स कैसे इससे जो है क्रिएट होंगे? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की थी तो उन्होंने सबसे पहले यही बात किया था कि युवा शक्ति पर केंद्रित बजट है जी। युवा शक्ति पर केंद्रित बजट होने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश की हम डेमोग्राफी की बात करें तो हमारे देश की करीब 65% जनता जो है वो 35 वर्ष से आयु की कम की है। तो ये वो देश है जहाँ पर हमारी जो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि अब कॉलेजों से पढ़ करके बाहर निकल रही है और उसको एक रोजगार की आवश्यकता है। खास करके अगर हम बात करें तो रोजगार सृजन तो एक काम हो ही रहा है। एक जो मुख्य तौर पर इस बजट का
थीम है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, यानी युवा जब पढ़ लिख करके बाहर निकलेगा तो वो नौकरी ढूंढने वाला ना होकर के नौकरी देने वाला व्यक्ति बने। उस बात पे खास यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बनाने की बात की जा रही है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने, स्वरोजगार आप जनरेट करें, कि अगर एक व्यक्ति 5 से 10 लोगों को रोजगार देता है बजाय इसके कि वो जाकर के खुद नौकरी ढूंढ रहा है। तो ये एक बहुत एक परिवर्तन है सोच में, जो आज से करीब 20 साल पहले तक एक युवा जब पढ़ लिख करके बाहर निकलता था तो वो केवल इस आशा में रहता था कि उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अभी बात ये हो रही है कि आज हमारे IIT IIM से जो भी ग्रेजुएट्स बन करके निकल रहे हैं वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो किसी बड़ी कंपनी में अपनी करोड़ों के पैकेजेस उनको मिल सकते हैं लेकिन वो नहीं ले रहे, वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं और वो स्टार्टअप शुरू करने के बाद में बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। ये एक बड़ा सोच में परिवर्तन है युवाओं के लिए। इस सरकार ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिससे कि एक स्टार्टअप पॉलिसीज को ला करके या जितने भी MSMEs जो हैं, कोई भी व्यापार जब शुरू होता है तो MSME का फॉर्मेट में शुरू होता है। वो सबसे पहले तो छोटा सा एक छोटा सा पौधा होता है, फिर जाकर के उसको पानी और खाद से सींच करके एक बड़ा वृक्ष बनाया जाता है। तो अभी ये जो सरकार का काम है कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जिससे कि एक व्यक्ति जो अपना व्यापार शुरू करना चाहता है उसको एक अच्छा मुफीद एनवायरनमेंट मिले जिससे वो अपना व्यापार को बढ़ा पाए और बढ़ करके वो एक बड़ा वृक्ष बने जिसकी छाया में बहुत सारे लोग अपना रोजगार कर पाए। जी सानिया जी, बजट में गर्ल्स एजुकेशन और महिलाओं पर भी जो है फोकस रहा है खासा। करीब 800 जिलों में हर जिले में जो है एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है और साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इन तमाम शिक्षाओं पर भी फोकस की बात कही है। और इसी के साथ में लखपति दीदी मॉडल पर आधारित C-Mart स्कीम से भी महिलाओं को रोजगार, उनकी आय बढ़ाने का प्लान जो वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा बजट में की है। क्या लगता है आपको कि आम परिवारों में लड़कियों की पढ़ाई और महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए ये जो बात की गई है कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है? कितना फायदा महिलाओं को, युवतियों को मिलेगा? आपने ये जो दोनों योजनाएं बताई जो इस बजट में, मैं इसकी जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी कम होगी। आप देखिए कि फीमेल एजुकेशन हमेशा एक इशू रहा है। जब भी महिलाओं को बाहर जाके पढ़ाई करने की बात है, ये परिवार थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। पर क्योंकि गवर्नमेंट ने ये आगे से एक बेटियों के परिजन बन के सरकार ने ये जो योजना बनाई है कि उन्हें वो खुद प्लेस टू लिव दे रहे हैं जहाँ पे वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं देखती रही हूँ कि जो छोटी जगहों की लड़कियां होती हैं उन्हें बाहर जाके पढ़ाई करने में उनकी फैमिली के काफी एप्रीहेंशन होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कहा जाता है विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। दूसरा, ये जो आपने लखपति दीदी या C-Mart की बात की है, तो मुझे इसको सुनते हुए याद आता है कि लिज्जत पापड़ एक काफी पॉपुलर स्कीम हुई जिसके थ्रू सहकारिता समूह ने अपना एक पूरे मैप में अपना स्थान बनाया। तो उसको प्रमोट करते उस योजना की तरह से ये एक नई जो लखपति दीदी योजना है कि विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है। मैं ऐसा देख पाती हूँ कि जो लोग महिलाओं का जो हैंडीक्राफ्ट है, जो उनका हुनर है, उसको आगे लाके उनको लखपति बनाने की तरफ और फाइनेंशियली एम्पावर करने की एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी भी इससे हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी इससे काफी अच्छे परसेंटेज पे बूस्ट हो। जी नवनीत जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि ये बजट जो है नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए राहत भरा है या निराशा भरा? क्या लगता है पूरे बजट को देखकर आपको? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट की अगर आप बात करेंगे कि नौकरी पेशा या बिजनेस क्लास के लिए क्या डायरेक्टली उसको कुछ मिला है, तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इनडायरेक्टली उसके मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जहाँ पर जॉब नौकरी कर रहा है, अगर उस कंपनी में व्यापार आएगा, उस कंपनी में ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की जो सैलरी है उसमें हाइक मिलेगा। या कोई व्यक्ति अपना अगर छोटा सा व्यापार कर रहा है और हमारे यहाँ इकोनॉमी में अगर गति मिलती है तो उसका व्यापार में बढ़ोतरी होगी। अगर हम ये बोलें कि भाई जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि आपका जो इनकम टैक्स है वो बचने लगा, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम डायरेक्टली आ गई हाथ में, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो इनडायरेक्टली हर एक व्यक्ति को, देश में जितने भी लोग हैं, अगर आर्थिक गति मिलेगी अर्थव्यवस्था को, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को फायदा होगा। डायरेक्टली अगर आप बात करें तो डायरेक्टली जो पिछली बार की स्थिति है वही स्थिति इस बार भी रहेगी, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।
जी चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करती हूँ। नितिन गर्ग जी और सानिया श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, बजट को लेकर तमाम जो क्लैरिटी उन्होंने हमें दी है, तमाम तरह की बातें उन्होंने हमें समझाई है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है बड़ी घोषणा वाला ना होकर बल्कि व्यवहारिक और लंबे समय के विकास वाला इसको हम कह सकते हैं। आम आदमी को सीधे टैक्स में राहत तो नहीं मिली, लेकिन स्वास्थ्य सस्ता हुआ, लड़कियों की पढ़ाई आसान हो गई, ट्रेन तेज और रफ्त, रोजगार के नए मौके, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो किसान हों, उनके क्षेत्र में दिए गए हैं और देश को इससे काफी मजबूती मिलेगी। अब देखना ये होगा कि अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की विशेष चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए MKN न्यूज के साथ। नमस्कार।